हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल चेंज। बच्चों, जैसे लास्ट क्लास में हमने फिजिकल चेंज कर लिया था। फिजिकल चेंज की अगर हम बात करें तो वो चेंज जिसके अंदर ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। अब यहाँ पर ये वीडियो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे अगर वॉच कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा लर्निंग स्टेज है, क्योंकि केमिकल कंपाउंड की डिटेल में यहाँ पर स्टडी अभी तक हमने बहुत ज़्यादा नहीं करी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं, इस तरह का टॉपिक हमने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा कंपाउंड स्टडी कर लिया था, बट बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हमें अभी करने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर हम केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या न्यू केमिकल कंपाउंड की हम बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। उन्हीं के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज में हमने कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करा था। केमिकल चेंज के अंदर हमें वही करना है। केमिकल चेंज वो चेंज है जिसके अंदर किसी भी कंपाउंड, यानी इनिशियली जो भी मैटर आपने लिया है, जो भी मटेरियल आपने लिया है, उसका जो भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन है, आफ्टर चेंज वो कंपोजिशन टोटली चेंज हो जाता है। कंपोजिशन चेंज होने से जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। इसका मीनिंग है कि जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस बना है उसकी नई प्रॉपर्टीज़ होंगी, नया केमिकल कंपोजिशन होगा, न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो स्टेट होता है, स्टेट की बात कर सकते हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट। तो ये तो फिर भी एक बार हो सकता है कि चेंज नहीं हो, कि ओरिजिनली आपने सॉलिड लिया था तो आफ्टर रिएक्शन हो सकता है आपको सॉलिड ही मिले। बट यहाँ पर जो कंपोजिशन है उसको आपको पकड़ के चलना है कि जो केमिकल चेंज होता है उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, टोटली न्यू सब्सटेंस बनता है न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। ये तीन वर्ड, न्यू केमिकल कंपोजिशन, न्यू प्रॉपर्टीज़, न्यू केमिकल फीचर्स, ये आपको पकड़ के चलने हैं। इसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं। बाकी जो फीचर्स हैं बच्चों, उनको हमें इग्नोर करते हुए, यानी साइड में पैरेलल लेके चलना है। हमारी जो मेन सोल है इस चेंज की वो यही है कि केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज the change in which chemical composition of a compound undergoes changes. New substance is formed with new chemical formula and न्यू प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो। न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो ये हमारी जो केमिकल चेंज की डेफिनेशन है, इसको पकड़ के आप चलिए। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले हम बात करें बर्निंग की। बर्निंग ऑफ कोल, पेपर, ऑयल, एलपीजी, कैंडल, मैग्नीशियम,
ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने डाले हैं, यानी कुछ तो इसमें आप डेली लाइफ में सुनते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, दिस इज़ नॉट ए न्यू सेंटेंस। बर्निंग ऑफ पेपर, ऑयल, एलपीजी, कैंडल, यहाँ पर कॉमा लगा लीजिए, एलपीजी, कैंडल एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज ए एलिमेंट। तो यहाँ पर ये बर्निंग के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करें बर्निंग, बर्निंग प्रोसेस इज टोटली केमिकल चेंज। बर्निंग का आप ध्यान रखिए, जहाँ भी बर्निंग वर्ड आता है आपके एग्जाम्पल्स के अंदर, दैट इज द केमिकल चेंज। यहाँ पर अब हम वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल को करेंगे। फर्स्ट है हमारा बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग इज ए केमिकल चेंज, इसको वन सेंटेंस में आप लिख सकते हैं, बर्निंग इज ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। नाउ कोल, पेपर, एलपीजी। अब बेटे यहाँ पर जो इनिशियल कंपाउंड्स मैंने लिए हैं, इनका कंपोजिशन डिफरेंट होता है। अब सभी का कंपोजिशन लिखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पेपर बोलूँ तो पेपर सेल्यूलोज यानी वुड पल्प की बनकर आती है। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि वुड के स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट मेनली यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो सेल्यूलोज का होता है। तो सेल्यूलोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ मेन कंपोनेंट हम कार्बन को मान सकते हैं। तो पेपर को आप बर्न करते हैं, पता है आपको, पेपर जब बर्न करते हैं इनिशियली आपने किसी भी डिज़ाइन, किसी भी शेप या किसी भी कलर का पेपर लिया है, वो कैसा होता है दिखने से आपको पता चल जाता है। बट आप जब उसको बर्न करते हैं तो बर्निंग के प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होता है कि उसमें से सम अमाउंट ऑफ गैसेस, स्मोक प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एंड सम अमाउंट ऑफ एसेस, यानी जो रेजिड्यू लेफ्ट होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ केमिकल चेंज। यानी आफ्टर चेंज, आफ्टर बर्निंग प्रोसेस यू गेट ऑल दीज मटीरियल्स। अब यहाँ पर हम बात करें कोल की, तो कोल का फॉर्मूला सिंपल सा है, ओनली सी, दैट इज नोन एज कार्बन। तो यहाँ पर हम कोल का फिर भी सिंबल लेकर चल सकते हैं, तो कोल इज सी। बर्निंग का प्रोसेस बच्चों ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Oxygen is a necessary component for the burning. Without oxygen, burning is not possible. That we have studied in last classes, यानी 7th 8th classes. अब यहाँ पर मैं ऑक्सीजन डालूँ O2, क्लियर। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन भी लिया है, तो कोल का फॉर्मूला होता है C, सिंबल C होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, आप किसी में भी डालें, O2 यहाँ डालना ही पड़ेगा आपको। नाउ सी से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बना सकते हैं कि दैट इज ओनली कोल। हो सकता है उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ हों, बट वो डिफरेंट टाइप की गैसेस बनाएंगी। बट यहाँ पर सीधा सा हमें सी जो सिंबल है उसको अगर हम लेकर चलें तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस E4 एनर्जी। मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लिए हैं। यहाँ पर सी से बर्निंग के आफ्टर CO2 बनती है, तो बेटा ऑक्सीजन को बर्निंग जो है उसके लिए नेसेसरी ऑक्सीजन, CO से कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेती है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आप इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएं, ये नेसेसरी तो नहीं होगा। तो मैं तो सिंपल सा एक कार्बन की इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जितने भी ऑर्गेनिक मटीरियल्स हैं, ऑर्गेनिक मटीरियल आई हैव डन इन लास्ट क्लासेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कार्बन है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो कार्बन जब भी बर्न करेगा CO2 की फॉर्म में वो निकलेगा। हो सकता है कि ऑक्सीजन के अमाउंट कम हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, बट आप अभी ये मानकर चलिए कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ही बन रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर साथ में जब भी कोई बर्निंग प्रोसेस होता है, सभी हम बच्चे जानते हैं कि वहाँ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, क्लियर। तो ये एनर्जी का कोई मास वास नहीं है अभी, तो हम इसको मास में इंक्लूड नहीं करते, यानी वो कंपाउंड नहीं है। अब यहाँ पर जो कंपाउंड बना है, इनिशियली आप देखो कोल था, सिंबल क्या था इसका, C।
इसका फीचर क्या है कि वो बर्न हो सकता है। स्टेट कौन सी है उसकी? सॉलिड स्टेट। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन ली इसको बर्न करने के लिए, दैट इज इन द गैसियस फॉर्म। अब यहाँ पर रिएक्शन होना, यानी दैट इज द केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, इन एवरी केमिकल चेंज देयर इज ए केमिकल रिएक्शन। एंड व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? द एक्शन बिटवीन द इनिशियल सब्सटेंस what you are taking in this type of reaction। तो इनिशियली यू आर टेकिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन दोनों रिएक्शन करके यहाँ पर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बना रहे हैं तो इनिशियली तो कार्बन था और बन क्या आ गया हमारे पास? दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो केमिकल कंपोजिशन हम बोले तो दैट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो कंपोजिशन चेंज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अब हम बात करें पेपर की, तो जैसा कि मैंने बताया कि पेपर का कंपोजिशन कोई इजी तो है नहीं, फिर भी आप मान के चलिए कि यहाँ पर आप जो लिखेंगे ऐश प्लस स्मोक, यानी जो पोल्यूशन क्रिएट करने वाली जो गैसेस होती है, और गैसेस यहाँ पर अपना LPG आने वाला है, तो स्मोक और गैसेस आप एक साथ लिख सकते हैं, प्लस एनर्जी। क्लियर? तो ये आप इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें हम LPG की, लिक्विड पेट्रोलियम गैस दैट इज यूटिलाइज इन द किचन, और वी कैन से दैट इट इज़ यूटिलाइज फॉर द डोमेस्टिक यूज़। तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए LPG हो गया, CNG हो गया, इनको हम यूटिलाइज करते हैं। LPG अगेन ए मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, दो इसकी मेजर गैसेस होती है, प्लस यहाँ पर इसमें ईथेन एंड प्रोपेन भी होता है। अब ये क्या होता है? ये एल्केन यानी गैसेज है बेटा, पेट्रोकेमिकल गैसेज हैं जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगी। बट यहाँ पर आप एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है LPG का, तो इसको आप डाल भी सकते हैं आइसोब्यूटेन प्लस ब्यूटेन, ये मेजर कंपोनेंट होते हैं। फिर अगेन बात वही है कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पर फिर से जब बर्निंग होगी तो यहाँ तो साफ साफ मैं बता देती हूँ कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी निकलती है। तो इसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है, इनका डिफरेंट होता है। ये तो बात हुई बच्चों केमिकल कंपोजिशन की। नाउ व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़? तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। कार्बन की प्रॉपर्टी होती है बर्निंग की, यानी वो बर्न हो सकता है, बट CO2 इज यूटिलाइज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, जो वेल नोन है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन हमने गैस ली थी दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर बर्निंग प्रोसेस, तो ये बर्न होता है, ये बर्निंग में हेल्प करता है, बट जो कंपाउंड जो बना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। सेकेंड फीचर, ऑक्सीजन हमारे ब्रीथिंग में यूज होती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ये ब्रीथिंग में यूटिलाइज नहीं होती, इसको हम एक्सेल करते हैं, आफ्टर रेस्पिरेशन ये बाहर निकलती है। क्लियर? अब बात करते हैं पेपर की। अगेन पेपर में प्रॉपर्टी है बर्निंग की, बट यहाँ पर जो जितने भी मटेरियल बन रहे हैं उनमें बर्निंग की प्रॉपर्टी नहीं होती। फिर हम बात करें LPG की, अगेन ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, यहाँ ये बर्न होती है, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प कर रही है। CO2 जैसा कि मैंने ऊपर बताया एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होती है। तो ये हो गए केमिकल कंपोजिशन की बातें और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बातें। अब कुछ और चेंज लेते हैं हम, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल बच्चों वैक्स की बनी हुई होती है, ये पता है, और वैक्स जब भी बर्न होती है तो उसमें दो प्रोसेस साथ चलते हैं, एक तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड सेकेंड बर्निंग ऑफ वैक्स। तो इन द बर्निंग ऑफ कैंडल टू प्रोसेस यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंज बोथ प्रोसेस साइमल्टेनियस होते हैं। तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है या फिर आप इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपको वहाँ मेंशन करना होगा कि टू प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस, वन इज़ फिजिकल एंड वन इज़ केमिकल, और उनमें से कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल है ये भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर
टेकिंग प्लेस। अब क्या आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज फिजिकल प्रोसेस एंड burning of candle is chemical process. Clear? Now next example is burning of magnesium. Next is burning of magnesium. नेम मैंने पहले लिखा था, यहाँ मैं सिंबल डाल रही हूँ, दैट इज मैग्नीशियम। यहाँ पर जब भी मैग्नीशियम बर्न होता है Mg प्लस O2 MgO, दिस इज सॉलिड मेटल, और ये स्टेट में मैं इसकी यहाँ मेंशन करती हूँ सॉलिड, और यहाँ पर ऑक्सीजन ये गैस है, सभी को पता है, और ये भी सॉलिड होता है, इसका नेम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको बच्चों 9th स्टैंडर्ड में हो तो इतना तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम इज ए मेटल, उसकी जब बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि मैंने बोला बर्निंग के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे CO2 आपको नहीं बनाना है, MgO इसका फॉर्मूला होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको बोला जाता है। सॉलिड स्टेट में ये होता है, देखो यहाँ भी स्टेट सॉलिड है, यहाँ भी स्टेट सॉलिड है, तो स्टेट की अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट तो एक की चेंज नहीं हुई है, मतलब स्टेट के अगर नेम की बात करें वो एक डिफरेंट थिंग है कि यहाँ जो सॉलिड स्टेट है मेटल की वो एक डिफरेंट वे में होती है, और यहाँ पर ये पाउडरी फॉर्म में बनता है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो गैसेस स्टेट में है। लेकिन हम बात करें कंपोजिशन की, क्योंकि हमारा मोटिव है कंपोजिशन चेंज करना, तो यहाँ देखिए दोनों सेपरेट हैं, दिस इज द मैग्नीशियम, दिस इज ऑक्सीजन, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम या सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg, oxygen gas O2, and after reaction this symbol of arrow represent direction of reaction, and the product is magnesium oxide and the symbol of magnesium oxide is MgO, और स्टेट क्या हुई सॉलिड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी एक कॉमन सा प्रोसेस है जिसको हमने डेली लाइफ में बहुत बार सुना भी है, ऑब्जर्व किया है, देखा है। तो यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या करने वाले हैं हम, आयरन एक मेटल होता है जिसका कलर होता है ग्रे, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का सिंबल Fe होता है। रस्ट के लिए नेसेसरी होती है ऑक्सीजन O2 प्लस H2O। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं नेम आयरन, ऑक्सीजन गैस ऑब्वियसली सभी को पता है, ये वाटर वेपर्स हो जाएंगी, वाटर वेपर्स आप लिख सकते हैं, ऑक्सीजन गैस। बच्चों अगर फॉर्मूलाज आपको याद नहीं है इस रिएक्शन का तो आप सिंपल सा ये भी लिख कर चल सकते हैं, आयरन प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस वाटर वेपर्स। आफ्टर रिएक्शन नाउ रस्ट, रस्ट क्या होती है, रेड ब्राउन सब्सटेंस। फॉर्मूला अगर आप इसका लिखना चाहते हैं तो Fe2O3X क्लियर, तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब यहाँ पर जो आयरन के जितने भी आर्टिकल फर्नीचर जो भी होते हैं, अगर उनके ऊपर हमने पेंट नहीं किया है, ग्रीस अप्लाई नहीं किया है, या वो कोटेड नहीं है, या किसी स्टेनलेस स्टील अलॉय के बने हुए नहीं है, दैट मीन्स प्योर आयरन के बने हुए हैं, तो आयरन इजीली ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में रस्टेड हो जाता है। रस्टेड का मीनिंग है उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस डिपॉजिट या फॉर्मेशन उसका स्टार्ट हो जाता है, जो सभी ने ऑब्जर्व किया है। इसे हम बोलते हैं रस्ट। ये नॉन स्टिकी होती है, बनती है और गिरती है, फॉल डाउन इसका हो जाता है, जिससे कि जो इनर सरफेस है वो निकल के आती है, फिर उस पर अगेन से रस्ट लगती है।
इस तरह से धीरे धीरे आयरन आर्टिकल्स को रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो ईट करता रहता है, उसको डैमेज करता है। फाइनली कोई शीट अगर पतली है तो उस पर होल बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आयरन का आर्टिकल है वो ख़राब हो जाता है। तो रस्ट का ये कंडीशन हो गई बनने की। और इसका फॉर्मूला Fe2O3, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। नेम आप इसका लिख सकते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। Fe2O3 है, बीच में मैंने डॉट लगाया हुआ है, बच्चों को अगर दिख नहीं रहा। एक्स का मीनिंग है जो हमने इनिशियली वाटर मॉलिक्यूल लिए थे उनके नंबर है बच्चों। तो मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, वाइट कर देती हूँ, सो दैट इट कैन बी इजीली। ये हो गया, यहाँ से डॉट XS2, ये 3 है यहाँ पे, Fe2O3 XS2। तो इनिशियली हमने जो वाटर मॉलिक्यूल्स लिए थे XS2, इनिशियली हमने जो वाटर मॉलिक्यूल लिए उनके नंबर है X, और X यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, कितना भी हो सकता है। तो आप X नहीं तो ABC करके भी डाल सकते हैं। तो ये होगी रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। क्यों है बच्चों केमिकल चेंज? इनिशियली आपने कुछ और लिया है, आफ्टर रिएक्शन कुछ और बना है, कलर चेंज हो गया। आयरन ग्रे कलर का होता है, ग्रे। अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पर और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैं लिख देती हूँ। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कर्लिंग ऑफ मिल्क, इसके अलावा कटिंग ऑफ ट्री, बेकिंग ऑफ फूड। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर जब भी रॉ मैंगो है, रॉ ग्रेप्स हैं, इनके अंदर एसिड होता है, खट्टे होते हैं, बट जैसे जैसे ये पकना स्टार्ट होते हैं इनमें केमिकल कंपोजिशन चेंज होता जाता है। कर्लिंग ऑफ मिल्क, मिल्क के अंदर जो है वहाँ शुगर होती है जो कि आफ्टर सोरिंग या आफ्टर कन्वर्जिंग इन कर्ड वो खट्टी हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। देन कटिंग ऑफ ट्री, बच्चों कटिंग का एक प्रोसेस है, वो क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है। बट यहाँ पर जब हम ट्री है उसको ब्रांचेस हम कट कर रहे हैं तो वहाँ पर कटिंग के आफ्टर न्यू ब्रांचेस, न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ जो केमिकल हार्मोन का सिक्रेशन कह सकते हैं, यहाँ केमिकल चेंज कह सकते हैं, वो चेंज होने लगता है। तो उस प्रोसेस को हम ले रहे हैं। एक सिंपल जो स्टेम कटिंग या हम करें एक जो सिंपल कटिंग प्रोसेस है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। नाउ द बेकिंग फूड, फूड को जब बेक करते हैं या इन जो ब्रेड्स वगैरह बनती है तो वहाँ पर जो केमिकल कंपोजिशन, जो भी केमिकल डाला हुआ होता है या उसके अंदर होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो ये कुछ और प्रोसेस है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेस आपके सराउंडिंग में कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करेंगे जो कि फिजिकल और केमिकल दोनों में ही आते हैं और आपको उनको डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता होती है। तो इन कुछ केमिकल चेंजेस के साथ आप ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी जो केमिकल चेंज हमने करे हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज। अब जो बेटा हमने स्टडी कर लिया ना, उसी में से हमको टेक आउट करना है कि क्या क्या हमने किया। तो सबसे पहले तो आप डाल लीजिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू substance with new chemical composition। जब आप डिफरेंस करेंगे
तब इन्हीं पॉइंट्स को लेकर फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस करना है। सेकंड, अब यहाँ पर आपको एग्जांपल डालना हो तो जितने एग्जांपल हमने पीछे किए हैं उनमें से कोई सा भी एक पिक करके आप डाल सकते हैं। नाउ सेकंड बात है, दीज चेंज या चेंजेस आर परमानेंट। किस तरह से समझना है, हमने जैसे पेपर लिया, पेपर को हमने बर्न कर लिया, अब बर्निंग के आफ्टर जो भी बनना था वो हमने देख लिया है, बट क्या जितना मटेरियल बना और क्या क्या बनाया है, एक बार बैक पेज पे हम जाके देख लेते हैं। ऐश, स्मोक, गैसेस, एनर्जी, क्या इन सभी चीज़ों को पकड़कर आप ओरिजिनल पेपर बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल। या जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे हम कार्बन बना लें उसी सिचुएशन में, पॉसिबल नहीं है। या जो बर्नर पर किचन के अंदर एलपीजी बर्न हो रही है वो CO2 में कन्वर्ट हो रही है, क्या उस जो एनवायरनमेंट में मिक्स भी हो चुकी है उसको हम वापस से एलपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो परमानेंट हैं। एक बार जो चेंज हो गया वो हो गया, हम वापस से उसको रिवर्स नहीं कर सकते या वापस से ओरिजिनल प्रोडक्ट हम जो ओरिजिनल थिंग हमने जो भी ली थी उसे हम गेन नहीं कर सकते। तो दीज आर परमानेंट चेंज। थर्ड, दीज आर irreversible or we cannot get original compound after removing the cause ऑफ चेंज। फिजिकल चेंज में बच्चों हमने क्या किया था, जैसे मेल्टिंग करी हमने, मेल्ट होकर आइस लिक्विड में चेंज होती है, हम उसकी कूलिंग करेंगे तो वो क्या होगा, कूलिंग करने के आफ्टर वो वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर वहाँ पर हमने क्या किया कि जो कोज है चेंज का उसको हम रिमूव करते हैं तो वापस से ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है। बट यहाँ पर अगर हम जो भी रीज़न अप्लाई कर रहे हैं उसको अगर हम रिमूव कर लें, यानी पेपर को हमने जलाना स्टार्ट किया और बीच में ही उस पेपर को आपने बुझा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस से क्या होगा, ओरिजिनल पेपर बन जाएगा, यानी जो बर्न हो चुका है। तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। यहाँ पर देखो केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन बहुत सारी हैं। हम जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, उनमें से कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल यानी वापस बैक भी होती हैं और कुछ इरिवर्सिबल होती हैं। बट यहाँ पर इनिशियल स्टेट में हम अभी इन चेंजेस को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो हमारे सराउंडिंग में चेंज हो रहे हैं हम उनकी बातें कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा हायर लेवल की रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यही मान के चलते हैं बच्चों कि ये जो चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, वापस से बैक डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो रिवर्स हो जाती हैं, तो हम उन रिएक्शंस की अभी बात नहीं करेंगे। तो अभी तो आपको यही लाइन ध्यान में रख के चलनी है, क्योंकि फिजिकल और केमिकल चेंज की जब भी बात करी जाएगी आपके लेवल पर तो डिफरेंस आएगा। फिजिकल एंड केमिकल चेंज में फिजिकल आर रिवर्सिबल, केमिकल आर जनरली इरिवर्सिबल। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूव टू मास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था, फोर्थ पॉइंट मास, there is only apparent change in mass, but total mass is always constant, क्योंकि मास कंजर्वेशन यहाँ फॉलो होगा, वो कभी चेंज नहीं होता है। अब एपरेंट चेंज का मीनिंग मैं बता देती हूँ बच्चों। जैसे C है,
आपने इसको बर्न किया CO2 और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। ये पॉइंट सिर्फ समझने के लिए है, ये सॉलिड स्टेट में। क्लियर? आपने इसका वेट लिया, सपोज कीजिए ये आपके पास है 50 ग्राम। 50 ग्राम को आपने बर्न किया, बर्न करने के बाद ऑक्सीजन से इसने रिएक्शन करी और ये बन गई गैस। और गैस क्या हो गई बच्चों? एयर में मिक्स हो गई, एनवायरनमेंट में वो मिक्स हो गई। अब आपने जो कंटेनर लिया था उसके अंदर ये कार्बन प्रेजेंट था, उसको आपने बर्न कर लिया। बर्निंग के आफ्टर आपका जो कंटेनर है वो बिल्कुल खाली है, दैट इज एम्प्टी। इसका मीनिंग क्या हुआ? आपको ये लगेगा कि आपके कंटेनर में तो कुछ बचा ही नहीं, यानी केमिकल चेंज में मास डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट में मिक्स हो गई बच्चों, इस गैस को अगर हम सपोज करो कि ऐसे कंटेनर में करवाते कि वो गैस उसी के अंदर रहती, और यहाँ पर मास हमें ये भी लेना है, यानी हम टोटल मास की बात करें तो मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन O2, टोटल मास that will be equal to मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ पर इस मास की बात होती है, तो ये टोटल मास है, कंजर्व होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। एपरेंट मास का मतलब है, एपरेंट चेंज का मीनिंग होता है जो मास हमें सिर्फ इमेजनरी दिख रहा है या हम उसको फील कर रहे हैं, तो उस मास की हमने फील किया है कि कार्बन ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो टोटल जो नेट मास है वो चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया है मैंने ऑलवेज, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं C+O2, ये CO2, मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ O2 इक्वल टू मास ऑफ CO2, दैट इज द, ये हो गया आपका टोटल मास। टोटल मास इधर हो गया और ये टोटल मास ऑफ CO2। क्लियर? तो ये हमारा जो मास है इस तरह से कांस्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है एनर्जी चेंजेस का है। नेक्स्ट पेज लेते हैं। एनर्जी चेंजेस, there is always change in energy in the form of heat, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? आइदर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, और इसी बेसिस पे होती है ये एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। यहाँ होता है एब्जॉर्प्शन और यहाँ होता है इवोल्यूशन। क्लियर? तो केमिकल चेंज ऑलवेज एनर्जी चेंजेस के साथ होगा, या तो एनर्जी रिलीज होगी उसमें या एनर्जी का वो एब्जॉर्प्शन करेगा, क्योंकि केमिकल चेंज है, केमिकल बॉन्ड्स का बनना और ब्रेकिंग होने का प्रोसेस चलता है। तो एनर्जी का अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो होगी एंडो मीन्स अंदर जाना, और अगर एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है
तो एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स एग्जिट होना। तो 2 टाइप में हम क्लासीफाई करते हैं जो हम हायर क्लासेस में देखेंगे। तो ये हो गई हमारी केमिकल चेंजेस के डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको फॉर्म जो है न्यू सब्सटेंस बनता है, परमानेंट होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, और जो मास है वो अपरेंट चेंज होता है, सिर्फ दिखता है, एक्चुअली टोटल मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। एंड देयर आफ्टर एनर्जी चेंजेस, ऑलवेज एनर्जी चेंजेस के साथ ये प्रोसेस कंप्लीट होता है।